वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 197 है। यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ है ये। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 197 तक पहुँच सकते हैं और इन सभी का फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो प्रैक्टिस करने वाले हैं इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, ठीक है। एक आधा प्रश्न जीएस का भी हो सकता है, जैसे कि पहला ही है पॉलिटी का। तो बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा है, डी ग्रुप से लेकर ए ग्रुप तक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14, 19, 20, 21। एक सवाल पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान कौन से आर्टिकल हैं जो डिसॉल्व नहीं होते हैं या भंग नहीं होते हैं, कौन से वो दो अनुच्छेद हैं? वो तो 20, 21 है। यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19। बाकी 14 में कानून के समक्ष समता और समानता की बात की कही गई है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लिखित एवं मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी प्रदत्त है, किंतु इन अधिकारों को निम्नलिखित स्थितियों में बाधित किया जा सकता है। कौन कौन सी स्थितियां हैं वो? भारत की अखंडता, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर खतरे की स्थिति में, वैदेशिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में, न्यायालय की अवमानना करेगा कोई तो उस स्थिति में। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपी पीसीएस की। देखिए, भारत के सभी नागरिकों को विचार, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। प्रेस यानी पत्रकारिता भी विचारों के प्रचार का एक साधन है, ठीक है। इसलिए इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। ये एक्स्ट्रा हो गया भाई। देखिए, अनुच्छेद 19(2) देश की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता आदि के हित में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य की शक्तियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दिसंबर, मार्च, जून, जनवरी? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है जनवरी में, 25 जनवरी को। देखिए, देश का 7वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया गया अभी हाल ही में, और इसकी शुरुआत भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के संदर्भ में वर्ष 2011 में की गई थी। और 25 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के पहले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर निर्वाचन आयोग जो है वो अस्तित्व में आया था। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की घोषणा मतदाताओं की संख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी, ठीक है, जिस व्यक्ति ने हाल ही में 18 वर्ष की आयु पूरी की है वो मतदान करने का पात्र है भारत में। देखिए, भारत सरकार द्वारा लंबे समय से चली आ रही जनता की मांग को पूरा करने के लिए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई थी। और इस संशोधन का परिणाम क्या हुआ था? वर्ष 1989 में संपन्न हुए 10वें आम चुनाव में 18 से 21 वर्ष की आयु के तकरीबन 35.7 मिलियन यानी 3.5 करोड़ मतदाताओं ने पहली बार मतदान में हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्रांतिकारी उधम सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, क्रांतिकारी उधम सिंह के संबंध में पहला स्टेटमेंट है, 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वे क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। और दूसरा है, उन्हें शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। और 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने माइकल और डायर को गोली मारी। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए, शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है, ठीक है, लेकिन इनको भी कहा जाता है, ठीक है, तो बी करेक्ट है यहाँ पर। पहला भी सही है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वे क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए।
और बिल्कुल 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने माइकल और डायर को गोली मारी। ठीक है, इनको लगा वो जनरल डायर है। ठीक है, जनरल डायर है जिसने जलियांवाला बाग में जो है अनशन कर रहे लोगों पर जो है गोली का आदेश दिया था, लेकिन माइकल और डायर को गोली मारी बाद में पता चला इनको। तो फिलहाल ये तीनों के तीनों करेक्ट डी है इसका आंसर। तो उधम सिंह का जन्म हुआ था 1899 में पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम में। और इन्हें भारतीय स्वतंत्रता के अग्रणी क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। उन्हें शहीद ए आजम सरदार उधम सिंह भी कहा जाता है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, महान शहीद। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों और राजनीति में सक्रिय हो गए ये, और भगत सिंह से बहुत प्रभावित हुए थे ये। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्ष 1924 में औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से प्रवासी भारतीयों को संगठित करने के लिए गदर पार्टी में शामिल हुए ये। वर्ष 1927 में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सहयोगियों और हथियारों के साथ भारत लौटते समय उन्हें अवैध रूप से आग्नेयास्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई इनको। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल इंडियन सोसाइटी की कैक्सटन हिल में एक बैठक में जनरल डायर के स्थान पर माइकल और डायर को गोली मार दी। ठीक है, जनरल डायर ने यानी इसने रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे लोगों पर फायरिंग का आदेश दिया था, और उधम सिंह की को जो है मृत्यु की सज़ा सुनाई गई, और 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटविले जेल में इनको फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है? इस भारतीय महिला को किया गया है, इनका नाम है अंतिम पंघल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। इसके अलावा जापान की नोनोका ओजाकी, यूएसए के अमित एलोर, स्वीडन की एम्मा मालमग्रेन और रोमानिया की एंड्रिया एना यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित 5 महिलाओं की सूची में शामिल हैं। ठीक है, तो भारतीय महिला पहलवान हो गई अंतिम पंघल, और एक जापान की है, एक यूएसए की, एक स्वीडन की, एक है रोमानिया की। ठीक है, 4 ये हैं, 5वीं है भारतीय। देखिए, अंतिम पंघल ने इस वर्ष अगस्त में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके अलावा इन्होंने अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किस क्षेत्र में की गई महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है? शिक्षा, नर्सिंग, विज्ञान या पत्रकारिता? नर्सिंग में दिया जाता है ये। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो 7 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के कुमाऊं की 2 नर्सों शशिकला पांडे और गंगा जोशी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया। आपको पता हो कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1973 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समाज में नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा प्रदान की गई मेधावी सेवाओं के लिए मान्यता के रूप में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी दी है? पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम इस प्रश्न पर, बिरसा मुंडा इसका आंसर है। तो केंद्रीय मंत्रालय ने 15 नवंबर 2022 को भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के रूप में बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने हेतु 15 नवंबर को
जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मंजूरी दी है। तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती होती है, जिन्हें पूरे भारत में आदिवासी समुदायों द्वारा भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 148वां स्थापना दिवस मनाया गया। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है? कौन सा मंत्रालय मनाता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो हाल ही में 15 जनवरी 2023 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 148वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दिवस को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी 1875 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अधीन कार्य करता है। काम क्या है इसका? मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 5 वेधशालाओं को विश्व मौसम विज्ञान संगठन से मान्यता प्राप्त है। ये वेधशालाएं हैं चेन्नई, मुंबई, पुणे, तिरुवनंतपुरम और पंजिम में। ठीक है, पंजिम गोवा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट प्रकाशित की गई है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा भी है इसका आंसर। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया। 18वां संस्करण है इसका, जिसमें विश्व से अगले 2 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं और चरम मौसमी घटनाओं के लिए तैयार रहने की मांग की गई है। देखिए, जलवायु परिवर्तन को कम करने में विफलता और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की विफलता अगले दशक में दुनिया के सामने आने वाले 2 सबसे गंभीर जोखिम हैं। इसके बाद प्राकृतिक आपदाएं और चरम मौसमी घटनाएं तथा जैव विविधता का नुकसान व पारिस्थितिकी तंत्र के पतन का भी जोखिम जो है विद्यमान है। देखिए, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड के वायुमंडलीय स्तर जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं और उत्सर्जन प्रक्षेप वक्र से इस बात की बहुत कम संभावना है कि वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की वैश्विक महत्वाकांक्षा हासिल की जा सकेगी। ठीक है, विफल दिख रही है वो। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हिमस्खलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हिम, बर्फ और हिमखंड के समूह जब तेजी से पहाड़ से नीचे गिरते हैं, इसे हिमस्खलन कहा जाता है। दूसरा है, हिमस्खलन आपदाओं के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कभी कभी झीलों का निर्माण भी हो जाता है। हिमस्खलन संबंध कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। हिमस्खलन संबंध में जो है कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। क्या ये वाली बात भी सत्य है? जैसे भूकंप में पूर्वानुमान लगता है, तो हिमस्खलन में नहीं लग सकता क्या? बिल्कुल ये करेक्ट है। तीसरा वाला स्टेटमेंट, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, सारे के सारे करेक्ट हो गए। तो डी है इसका आंसर। देखिए, हिम, बर्फ और हिमखंड के समूह जब तेजी से पहाड़ से नीचे गिरते हैं, इसे हिमस्खलन कहा जाता है। हिमस्खलन आपदाओं के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कभी कभी झीलों का निर्माण हो जाता है। हिमस्खलन के संबंध में कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। जोजिला सुरंग परियोजना पर काम चल रहे क्षेत्र में हाल ही में जो है कश्मीर में हिमस्खलन की अनेक घटनाएं देखी गईं। अधिकारियों ने 11 जिलों के लिए कम स्तर के खतरे के साथ हिमस्खलन की चेतावनी जो है जारी की है। ठीक है, तो करंट से रिलेट करता है प्रश्न। 90% हिमस्खलन आपदाएं जो है वो मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है, सब कुछ क्या कर रहा है इस पृथ्वी का जो पतन है वो, ठीक है, यही कर रहा है मानव। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। बांधों के संबंध में, ठीक है, बांधों के संदर्भ में अवसादीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बांधों में अवसादीकरण बांध के तल पर रेत, बजरी और गाद जैसे अवसादों के संचय को संदर्भित करता है। ये अवसाद समय के साथ जमा हो जाते हैं
जिससे जलाशय की समग्र भंडारण क्षमता कम हो सकती है। जलाशय की क्षमता को बनाए रखने के लिए निकर्षण नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से अवसाद को हटाने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं और डी है इसका आंसर। तो बांधों के संदर्भ में अवसादीकरण। बांधों में अवसादीकरण बांध के तल पर रेत, बजरी और गाद जैसे अवसादों के संचय को संदर्भित करता है और ये अवसाद समय के साथ जमा हो जाते हैं, जिससे जलाशय की समग्र भंडारण क्षमता कम हो सकती है। जलाशय की क्षमता को बनाए रखने के लिए निकर्षण नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से अवसाद को हटाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, निकर्षण यानी ड्रेजिंग। निकर्षण किसी जलाशय के तल पर जमा रेत, बजरी और गाद जैसे तलछट को हटाने की प्रक्रिया है और यह कार्य विभिन्न तरीकों का उपयोग कर किया जा सकता है, जैसे कि ड्रेज मशीन के साथ यांत्रिक ड्रेजिंग या उच्च दबाव वाले जल के जेट के साथ हाइड्रोलिक ड्रेजिंग। आमतौर पर जो है जलाशय से निकाली गई सामग्री का उपयोग या निपटान जो है अन्य स्थानों पर किया जाता है। ठीक है, जो गाद वाद निकलती है, गड्ढा फिल कर दो उससे कोई। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। प्रोजेक्ट 75 क्या है? प्रोजेक्ट 75 क्या है? भारतीय थल सेना का एक कार्यक्रम, भारतीय वायुसेना का एक कार्यक्रम, नौसेना का एक कार्यक्रम, या इनमें से कोई नहीं। प्रोजेक्ट 75 है भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम, सी है इसका आंसर। तो भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है प्रोजेक्ट 75। इसमें स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है, तो सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से इन क्षेत्रों में से किसमें आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और डिसूडियस फॉरेस्ट का संयोजन मिलेगा? यानी पर्णपाती वन मिलेंगे आपको, सदाबहार वन मिलेंगे और मैंग्रोव वन मिलेंगे। कहाँ पर? देखिए, मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो मैंग्रोव फॉरेस्ट तो उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा, दक्षिण पश्चिम बंगाल में भी मिलेगा, दक्षिणी सौराष्ट्र में मिलेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा। लेकिन तीनों हमें ढूंढना है ना। सदाबहार वन यहाँ है, सदाबहार वन, सदाबहार यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ शुष्क सदाबहार है, यहाँ है नहीं सदाबहार, तो सबसे पहले सी हटेगा। पर्णपाती वन की बात करें तो पर्णपाती वन यहाँ नहीं है, पर्णपाती वन भाई यहाँ है। तो अंडमान निकोबार जाएंगे तो मैंग्रोव फॉरेस्ट भी मिलेंगे, सदाबहार वन भी मिलेंगे, पर्णपाती वन भी मिलेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो मैंग्रोव वन है, यहाँ शुष्क सदाबहार वन है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की बात करें तो मैंग्रोव है, सदाबहार है। दक्षिणी सौराष्ट्र की बात करें तो मैंग्रोव है, शुष्क पर्णपाती है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन सदाबहार यहाँ पर नहीं है। तो अंडमान निकोबार पर आ जाइए। उष्ण कटिबंधीय द्वीपों में अंडमान के मैंग्रोव वन मिलते हैं, सदाबहार मिलते हैं और पर्णपाती वन भी मिलेंगे, तो तीनों के तीनों, इसलिए डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, यानी कोरल रीफ। कोरल रीफ आपको मिलेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में। नेत्राणी मालवा में है या नहीं? यहाँ पे भी है। ठीक है, सभी हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, 1 2 3 वाला ऑप्शन। देखिए, भारत में कई जगह जो है प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, और भारत में प्रवाल भित्तियां 3062 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत हैं और कई प्रवाल भित्तियों को या प्रवाल प्रजातियों को बाघों के समान ही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में संरक्षण जो है वो प्रदान किया गया है। देखिए, जहाँ एक तरफ प्रवाल भित्तियाँ मछलियों की प्रजातियों की विविधता को बनाए रखने में सहायता करती हैं, वहीं उन पर स्थानीय समुदाय अपनी आजीविका के लिए जो है निर्भर रहते हैं। प्रवाल लक्षद्वीप में ये चक्रवात के लिए अवरोधक का कार्य तटीय कटाव की रोकथाम में भी करते हैं। ठीक है, जो कोरल बोलते हैं इनको। और लक्षद्वीप समूह के जो प्रवाल हैं, लक्षद्वीप समूह के प्रवाल तंत्रों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि महासागरीय अम्लीकरण काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हिंद महासागर में बहुत से प्रवाल पहले से ही निवल रूप से नष्ट होने की अवस्था में है।
इसके अलावा प्रवाल आपको मिलेंगे अंडमान निकोबार में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, नेत्राणी और मालवा में भी पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदरबन पूछ ले तो सुंदरबन में नहीं है प्रवाल, मैंग्रोव है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। वरुण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या है वरुण? भारत फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास है, भारत फ्रांस के बीच परमाणु समझौता है, कोई ड्रोन है, कोई मिसाइल है? क्या है वरुण? देखिए वरुण है भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास। और गरुण पूछ ले तो गरुण भारत और फ्रांस के बीच एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, यानी वायुसेना अभ्यास है। तो हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 21वां संस्करण जो है पश्चिमी समुद्री तट पर शुरू हुआ। तो नौसैनिक अभ्यास है वरुण भारत और फ्रांस के बीच। देखिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का आरंभ जो है सबसे पहले 1993 में हुआ था। इसे औपचारिक रूप से वर्ष 2001 में वरुण के रूप में चिन्हित किया गया। भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों की पहचान है ये। और यह 5 दिवसीय अभ्यास 16 से 20 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया। भारत फ्रांस से जुड़ी कुछ एडिशनल चीज़ें देखें, जैसे कि ये तो वरुण तो हो गया नौसैनिक अभ्यास, और शक्ति है भारत और फ्रांस के बीच, वो थल सेना अभ्यास है यानी मिलिट्री एक्सरसाइज है। और गरुण है वायुसेना अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द है परख। किससे संबंधित है परख? पर्यटन से, शिक्षा से, विनिर्माण से, अवसंरचना से? ये शिक्षा से संबंधित है, डी है इसका आंसर। देखिए हाल ही में सभी बोर्डों के लिए मूल्यांकन दिशा निर्देश स्थापित करने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख, ठीक है, अधिसूचित किया है। परख यानी प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण, परख। और परख को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के भाग के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसमें नए मूल्यांकन पैटर्न और नवीनतम शोध के बारे में स्कूल बोर्डों को सलाह देने और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मानक निर्धारण निकाय की परिकल्पना की गई है। और यह एनसीईआरटी के एक भाग के रूप में काम करेगा और इसे नेशनल अचीवमेंट सर्वे और स्टेट अचीवमेंट सर्वे जैसे समय समय पर लर्निंग आउटकम आयोजित करने का कार्य भी जो है सौंपा जाएगा। और यह 3 मूल्यांकन क्षेत्रों पर काम करेगा। कौन से हैं वो 3 मूल्यांकन क्षेत्र? व्यापक मूल्यांकन, स्कूल आधारित मूल्यांकन और परीक्षा सुधार। तो परख एग्जाम में पूछ ले तो शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो 15 प्रश्न थे ये यूपीपीएससी पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स के। ठीक है, 14 प्रश्न थे, एक पॉलिटी का था। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। बाकी इन सभी टेस्ट का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।